और उस टाइम पे मराठा आर्मी लगभग अनस्टॉपेबल थी। पेशवा बाजीराव अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे थे और निजाम के साथ भी उनकी यहाँ पे कई लड़ाइयां हुई थी जिसमें उन्होंने निजाम को बुरी तरह से रौंद दिया था। अब यहाँ पे निजाम उस्मान अली खान तो फ्री रहना चाहते थे और उनके पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी काफी अच्छी दोस्ती थी, पर उनके देश के अंदर जो मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन थी वो यहाँ पे इंडिया को ज्वाइन करना चाहती थी। तो वो यहाँ पे गोवा तक को खरीदना चाहते थे ताकि उन्हें यहाँ पे अपना एक पोर्ट मिल सके। तो यहाँ जब मेजर अभय सिंह के नेतृत्व में पूना हॉर्स हैदराबाद के अंदर घुस जाते हैं तो वहां पे वो कोडड में जाके हैदराबाद की फर्स्ट लैंसर डिवीजन से उनका मुकाबला होता है। ऑपरेशन पोलो के बाद जो हिंदुओं ने यहाँ पे बदला लिया उसमें लगभग 27,000 से लेकर 40,000 तक यहाँ पे मुस्लिम्स मारे गए थे। तो दोस्तों जब 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली थी और इंडिया का पार्टीशन कर दिया गया था, उस समय इंडिया के अंदर कुल 565 प्रिंसली स्टेट्स मौजूद थे। इन प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑफर दिया गया था कि आप चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो एज अ फ्री कंट्री भी ऑपरेट कर सकते हैं। हालांकि इन सभी स्टेट्स को फ्री रहने का एक ऑप्शन दिया गया था, पर इंडिया या पाकिस्तान कोई भी इस ऑप्शन को फॉलो करने वाला नहीं था। उस टाइम पे कुल 13 प्रिंसली स्टेट्स ने यहाँ पे पाकिस्तान को ज्वाइन किया था और बाकी के प्रिंसली स्टेट्स या तो फ्री रहना चाहते थे या फिर वो इंडिया को ज्वाइन कर रहे थे। अब इन्हीं सभी प्रिंसली स्टेट्स में से सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे अमीर था उस समय का हैदराबाद। अब हैदराबाद में भले ही 85% पॉपुलेशन हिंदुओं की थी, पर वहां पे राज कर रहे थे निजाम उल मुल्क मीर उस्मान अली खान जो एक मुस्लिम थे। अब यहाँ पे निजाम उस्मान अली खान तो फ्री रहना चाहते थे और उनके पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी काफी अच्छी दोस्ती थी, पर उनके देश के अंदर जो मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन थी वो यहाँ पे इंडिया को ज्वाइन करना चाहती थी। और इन्हीं सबको लेके दोस्तों वहां पे हिंदू पॉपुलेशन पर निजाम की तरफ से और उनकी जो मुस्लिम पॉपुलेशन, उनकी जो मुस्लिम आर्मी थी, उनकी तरफ से बहुत सारे टॉर्चर्स किए गए थे, जिसे देखते हुए आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यहाँ पे इंडिया ने ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया था, जिससे इंडिया ने यहाँ पे हैदराबाद को एनेक्स कर लिया था। पूरा हैदराबाद पे इंडिया ने यहाँ पे अपना कब्जा किया था। और आज के इस वीडियो में मैं उसी ऑपरेशन पोलो को एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये वीडियो कुल 3 पार्ट्स में बनेगा, जिसमें सबसे पहले पार्ट में हम हैदराबाद की हिस्ट्री और ये ऑपरेशन पोलो की थोड़ी बैकग्राउंड जानेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम पूरे ऑपरेशन पोलो को डिस्कस करेंगे और थर्ड पार्ट में हम ऑपरेशन पोलो के आफ्टरमाथ को डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1687 में, जब मुगल एम्परर औरंगजेब यहाँ पे गोलकोंडा पर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पे गोलकोंडा का एक 8 महीने तक लंबा सीज चलता है और इसके बाद दोस्तों औरंगजेब गोलकोंडा का नाम चेंज करके दक्कन सूबा कर देते हैं और वहां पे अपने सूबेदारों को पोस्ट करते हैं। और इसी दक्कन सूबे के एक टाइम पे सूबेदार बने थे मीर कमरुद्दीन खान, जो आगे चल के मुगलों के वजीर भी बनते हैं। आगे चल के जब औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बाद मुगल सल्तनत यहाँ पे कमजोर होने लगता है, तब यहाँ मीर कमरुद्दीन दक्कन सूबे पर कब्जा कर लेता है, निजाम उल मुल्क का टाइटल लेता है और दक्कन सूबे में यह अपना इंडिपेंडेंट रूल शुरू करता है। हालांकि उसकी किस्मत थोड़ी खराब थी, क्योंकि जिस समय पे उसने दक्कन सूबे पे राज करना शुरू किया था उस समय पर पूरे भारतवर्ष में और स्पेशली दक्कन में मराठों की ताकत काफी बढ़ रही थी। और मराठों से मेरा यहाँ पे मतलब है पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव उस समय बहुत ही एक खतरनाक जनरल थे, वो मराठों के पेशवा थे और उस टाइम पे मराठा आर्मी लगभग अनस्टॉपेबल थी। पेशवा बाजीराव अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे थे और निजाम के साथ भी उनकी यहाँ पे कई लड़ाइयां हुई थी, जिसमें उन्होंने निजाम को बुरी तरह से रौंद दिया था। तो यहाँ पे निजाम कमरुद्दीन भले ही दक्कन सूबे पे राज कर रहे थे, पर उन पर हमेशा मराठों का दबदबा रहता था। इनफैक्ट उन्हें यहाँ पे मराठों को चौथ भी देनी पड़ती थी। चौथ एक तरह का टैक्स होता है। इसी तरह से मराठों के दबदबे के अंदर ही यहाँ पे निजाम अपना राज चलाते जाते हैं। आगे चल के कमरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है और बाद में उनके बाद जो रूलर्स आते हैं वो धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाने लगते हैं। मतलब यहाँ पे पानीपत की तीसरी लड़ाई में जब मराठे हार जाते हैं तो मराठे कुछ टाइम के लिए कमजोर हो गए थे, तब यहाँ पे फिर से निजाम अपनी ताकत दोबारा से हासिल करने लगते हैं। पर यहाँ पे दोबारा से पेशवा माधवराव के नेतृत्व में मराठे और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और यहाँ पे फिर से वो निजाम पे अपना दबदबा बना लेते हैं। और यहाँ पे फाइनली मराठों से बचने के लिए निजाम को मजबूर होकर अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाना पड़ता है। यहाँ पे ईयर 1798 में हैदराबाद पहली बार अंग्रेजों की सुरक्षा लेता है और तब से वो अंग्रेजों का एक प्रिंसली स्टेट बन जाता है। हालांकि अंग्रेजों के अंडर यहाँ पे निजामों ने काफी शांति से राज किया था, क्योंकि अंग्रेज उन्हें प्रोटेक्शन देते थे। हालांकि वो उनसे टैक्स वगैरह जो लेते थे वो अलग बात है, पर वो वहाँ पे इनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, तो निजाम काफी शांति से राज करते। लगभग 150 सालों तक इनका यहाँ पे राज चलता है। और फिर दोस्तों धीरे धीरे समय आता है हमारे भारत की आजादी का, यानी 1947। हालांकि 1947 से पहले की भी कुछ घटनाएं थी, जैसे 1945 में यहाँ पे तेलंगाना में एक बहुत ही खतरनाक रेबेलियन का सामना करना पड़ा था निजाम को। ये रेबेलियन यहाँ पे कम्युनिस्ट्स का था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे निजाम और उनके जो इंपीरियल क्लास थी उनके पास हैदराबाद की मेजोरिटी ऑफ जमीनें मौजूद थी। तो इन्हीं सब कारणों से यहाँ पे जो जमींदार थे इन सब के खिलाफ, निजाम के खिलाफ यहाँ पे कम्युनिस्ट ने अपना एक रेबेलियन किया था, तेलंगाना रेबेलियन, जिसने यहाँ पे बहुत बुरी तरह से निजाम की शक्तियों को रौंद दिया था। और इसके अलावा ऑलरेडी एक वहाँ पे मिलिशिया तैयार हो गई थी, एक रिलीजियस मिलिशिया थी
जिसका नाम था यहाँ पे रजाकार। इस रिलीजियस मिलिशिया को यहाँ पे एक पार्टी थी, मजलिस इतिहाद उल मुसलमीन, कासिम रिजवी के अंदर ये पार्टी आती थी और ये पार्टी उस टाइम पे रजाकार्स को कंट्रोल करती थी। और ये कहते तो थे कि यहाँ पर निज़ाम को प्रोटेक्शन दे रहे, पर एक्चुअली इनका निज़ाम के ऊपर भी काफ़ी हद तक पावर चलता था। और 1947 आते आते अपने ही स्टेट के अंदर यहाँ पे निज़ाम की पावर काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। मतलब वो हैदराबाद के निज़ाम तो थे पर उनकी पावर पहले जैसी अब नहीं रही थी। तो इन सभी घटनाओं के बाद जब ये 1947 में भारत को आज़ादी मिली तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन थी हैदराबाद की, वो यहाँ पे इंडिया में मिलना चाहते थे। पर यहाँ पे जो रजाकार थे और जो निज़ाम थे, इनमें से कोई नहीं चाहता था कि ये किसी भी तरह हैदराबाद इंडिया को ज्वाइन कर ले। वो चाहते थे आइदर वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे या फिर ऐसे इंडिपेंडेंट कंट्री रहे। जो उनकी मेन ख्वाहिश थी कि ऐसे इंडिपेंडेंट कंट्री वो ऑपरेट करेंगे और पाकिस्तान का एलाई बने रहेंगे। इनफैक्ट वो एक टाइम पे गोवा को भी खरीदना चाहते थे, उनके पास बहुत पैसा था। मतलब जो निज़ाम मीर उस्मान अली खान थे वो बहुत ही अमीर इंसान थे, उस टाइम पे दुनिया के सबसे रईस लोगों में से एक आते थे वो। तो वो यहाँ पे गोवा तक को खरीदना चाहते थे ताकि उन्हें यहाँ पे अपना एक पोर्ट मिल सके, उनका भी यहाँ पे कोस्टल लाइन रहे, उनकी समुद्र के साथ यहाँ पे कनेक्शन बनी रहे। हालांकि पुर्तगीजों ने उनका ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। तो जो भी हो, यहाँ पे जब हैदराबाद की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया में आना चाह रही थी, तब यहाँ पे रजाकारों ने और निजाम ने क्या किया कि इन हिंदू पॉपुलेशन पे एक मास जेनोसाइड शुरू किया। उन्होंने यहाँ पे हिंदुओं को जोर जबरदस्ती कन्वर्ट करना शुरू किया, उन्हें मारना शुरू किया। वो चाह रहे थे कि यहाँ पे जो हैदराबाद की हिंदू मेजोरिटी थी उसे मुस्लिम मेजोरिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। आइदर यहाँ पे हिंदुओं को मार दिया जाए, आइदर उनको कन्वर्ट कर दिया जाए। और इन सब के चलते यहाँ पे हैदराबाद में अनगिनत हिंदुओं को मार दिया गया। मतलब नंबर्स मेरे पास मौजूद नहीं है, पर नंबर बहुत ज्यादा बड़ी थी। अनगिनत लोगों को यहाँ पे मारा गया, मास रेप्स हुए, मास कन्वर्जन्स हुए यहाँ पे। मतलब हिंदुओं पर जितना हो सके टॉर्चर किया जा रहा था। भयानक से भयानक दिन यहाँ पे हिंदुओं को देखने पड़ रहे थे, जहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ हिंदुओं की मेजॉरिटी थी, यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में, हजारों में, कुछ अंदाजा लगाया जाता है कि 40,000 हिंदू यहाँ पे रेफ्यूजी बन के इंडिया में आ गए थे। और इन सब के चलते यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझ में आ गया कि उन्हें जल्द से जल्द कुछ एक एक्शन लेना पड़ेगा हैदराबाद के खिलाफ, वरना हैदराबाद यहाँ पे इंडिया के पेट में कैंसर की तरह बना रहेगा। यहाँ पे हैदराबाद को एज ए मुस्लिम कंट्री वो नहीं रहने दे सकते, क्योंकि हैदराबाद सेकुलर तो रहेगा नहीं, बल्कि वो थियोक्रेटिक बन जाएगा। और उनके वहाँ पे जो मेजॉरिटी, जो 85% यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है, उन्हीं पर वो टॉर्चर करेगा आगे चल। तो इन्हीं सब हालातों को देखने के बाद यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फाइनली ऑपरेशन पोलो की प्लानिंग शुरू की और तय किया कि वो जोर जबरदस्ती ही सही, मिलिट्री के जरिए ही सही, पर वो यहाँ पे हैदराबाद पे कब्जा कर लेंगे। तो इंडिया ऑपरेशन पोलो की शुरुआत करता है हैदराबाद के चारों ओर एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा के। हैदराबाद को यहाँ पे इंडिया चारों ओर से अपनी मिलिट्री से घेर लेता है। मतलब हैदराबाद में ना कुछ अंदर आ सकता था, ना हैदराबाद से कुछ बाहर निकल सकता था। और हैदराबाद के पास क्योंकि यहाँ पे अपने खुद के सी रूट्स नहीं थे, हैदराबाद का यहाँ पे समुद्र से कोई कनेक्शन नहीं था, वो चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ था। तो हैदराबाद बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि यहाँ पे उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ बंद हो चुके थे। हैदराबाद चारों तरफ से इंडिया से लॉक हो चुका था। हैदराबाद को यहाँ पे इंडिया ने एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड में फंसा दिया था। तो सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया और इंडियन आर्मी को कहा कि आप लोग यहाँ पे रेडी रहिए, क्योंकि इकोनॉमिक ब्लॉकेड की वजह से हैदराबाद यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिटेलिएट करेगा और वो हमें बहाना मिल जाएगा यहाँ पे हैदराबाद के अंदर घुस के पूरे हैदराबाद को कब्जा लेने का। तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशंस में आने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हैदराबाद की मिलिट्री की जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए, हैदराबाद भले ही प्रिंसली स्टेट था, पर फिर भी उसके पास अपनी खुद की आर्मी थी। लगभग 24,000 की ये फोर्स थी, जिसमें से 6,000 पूरी तरह से वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स थे, जिन्होंने पहले भी लड़ाइयाँ देखी थी। और बाकी के जो सोल्जर्स थे 18,000, वो कुछ खास ट्रेंड नहीं थे, पर हाँ फिर भी वो अच्छे खासे लड़ाई कर सकते थे। और इसके अलावा यहाँ पे 2 लाख की एक रजाकारों की फौज थी। जैसे मैंने ऑलरेडी रजाकारों के बारे में आपको बताया, जिन्होंने यहाँ पे जेनोसाइड्स वगैरह करवाए थे। तो रजाकारों की भी ये 2 लाख की फौज थी। हालांकि इनके पास कुछ खास वेपन्स नहीं थे, मोस्टली पिस्टल्स, तलवारी, यही सब इनके वेपन्स थे। कुछ खास वेपन्स इनके पास थे नहीं। तो यहाँ पे फाइनली इंडियन आर्मी ने डिसीजन लिया कि पहले इकोनॉमिक ब्लॉकेड करते, और जैसे ये लोग यहाँ पे आके कुछ एक गड़बड़ करेंगे वैसे ही हम हमला करेंगे। और जैसा इंडियन आर्मी ने एक्सपेक्ट किया था, हैदराबाद ने वैसा ही कुछ कर भी दिया। यहाँ पे 6 सितंबर 1948 को हैदराबाद की रजाकार फोर्सेस चिलकालू विलेज, जो इंडिया के अंडर आती थी, वहां पे पुलिस स्टेशन पे अटैक कर देती है। और इस अटैक की खबर जैसे ही यहाँ पे इंडिया को मिलती है, इंडिया ऑलरेडी तैयार था। तो इंडिया यहाँ पे अपनी पुणे हॉर्स, जो मेजर अभय सिंह के अंडर में थी, पुणे हॉर्स को भेजता है। उसके साथ यहाँ पे 2nd गोरखा रेजिमेंट को भी भेज देता है उनकी मदद करने के लिए। वो यहाँ पे पहुंचते ही रजाकारों की पूरी धज्जियां उड़ा देते हैं, रजाकारों की पूरी फोर्स को वो यहाँ पे खत्म कर देते हैं, और वो यहाँ सीधा हैदराबाद के अंदर घुसते चले जाते हैं। उनके पास यहाँ पे इन्फेंट्री, इसके साथ टैंक, सब कुछ यहाँ पे मौजूद थे। तो वो सीधा यहाँ पे हैदराबाद में घुसते चले जाते हैं। तो यहाँ जब मेजर अभय सिंह के नेतृत्व में पूना हॉर्स हैदराबाद के अंदर घुस जाते हैं, तो वहां पे वो कोडड में जाके हैदराबाद की 1st लैंसर डिवीजन से उनका मुकाबला होता है। 1st लैंसर डिवीजन उनका यहाँ पे रास्ता रोकती है, और कुछ टाइम तक लड़ाई चलने के बाद यहाँ पे मेजर अभय सिंह
पूरी हैदराबाद की जो स्टेट फोर्स वहां पे मौजूद थी उनको सरेंडर करने पे मजबूर करती है। ये इंडिया की ऑपरेशन पोलो में पहली विक्ट्री थी। हालांकि इंडियन आर्मी ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपेयर्ड थी और उनको यहाँ मौका भी मिल गया था, पर वो इमीडिएटली एंटर नहीं करते, बल्कि 13 सितंबर को यहाँ पे इंडियन आर्मी चारों तरफ से यहाँ पे हैदराबाद को घेर के हैदराबाद पे अटैक कर देते हैं। क्योंकि नेहरू जी यहाँ पे डायरेक्टली हैदराबाद पे अटैक नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर वो हैदराबाद पे अटैक करते हैं तो जिस तरह से कश्मीर पे यहाँ पे पाकिस्तान ने एक्शन लिया था, तो हैदराबाद के लिए भी यहाँ पे पाकिस्तान कोई एक्शन ले सकता है। हालांकि बाद में उन्हें पता चला था कि पाकिस्तान का ऐसा हैदराबाद को लेकर कोई भी प्लान नहीं था। तो जो भी हो, यहाँ पे फाइनली इंडियन आर्मी अटैक करती है, चारों तरफ से वो यहाँ पे हैदराबाद को घेर लेती है। और हैदराबाद की जो फोर्सेस थी वो भी काफी वीरता के साथ लड़ाई करती है। जो रजाकार्स थे वो भी आके यहाँ पे फाइट करते हैं। काफी टाइम तक यहाँ पे लड़ाई चलती है, कई दिनों तक यहाँ पे लड़ाई चलती है। फाइनली यहाँ पे हैदराबाद की फोर्सेस को हारना पड़ता है, क्योंकि एक के बाद एक यहाँ पे इंडिया उनके फोर्ट्स जीत रहे थे, उनके बेसेस जीत रहे थे, और चारों तरफ से यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कैवलरी, इंडियन इन्फेंट्री, टैंक डिविजन्स, पूरी चारों तरफ से यहाँ पे इंडिया ने उनको घेर लिया था। चारों तरफ से इंडिया घुस रहा था यहाँ पे, तो हैदराबाद चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाया। और यहाँ पाकिस्तान से उनको कोई मदद मिलने वाली नहीं थी, तो यहाँ पे हैदराबाद के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और फाइनली 17 सितंबर को यहाँ पे हैदराबाद ये लड़ाई हार जाता है, ऑपरेशन पोलो एक सक्सेस होता है और इंडिया यहाँ पे पूरे स्टेट ऑफ हैदराबाद पे अपना कब्जा कर लेता है। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद यहाँ पे निजाम मीर उस्मान अली खान का तो राज खत्म हो चुका था पूरी तरह से। उनके पास यहाँ पे अब कुछ भी खास बचा नहीं था। जो आसफ जाही वंश था उनका भी यहाँ पे राज हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जो यहाँ पे कासिम रिजवी थे उनका भी यहाँ पे सब कुछ पावर उनसे छीन लिया जाता है, वो यहाँ पे पाकिस्तान चले जाते हैं। और उसके बाद जो ये MIM था यहाँ पे, जो मजलिस से इतिहाद उल मुसलमीन था, ये भी यहाँ पे इंडिया में रहता है पर अपना नाम चेंज कर लेता है। मैं इसका नाम अभी नहीं लूंगा, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइए इसका नाम आगे चल के क्या हुआ था। जो भी हो, तो जब हैदराबाद यहाँ पे इंडिया में मिल जाता है तो हैदराबाद के अंदर जो हिंदूज थे वो ऑलरेडी काफी वहाँ की मुस्लिम माइनॉरिटी पे गुस्सा थे, क्योंकि उन लोगों ने इन पे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया था। जब उनके पास यहाँ पे पावर थी, जब मुस्लिम्स के पास यहाँ पे हैदराबाद में पावर थी, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत खतरनाक टॉर्चर्स किए थे हिंदुओं पे। तो हिंदुओं को थोड़ा बहुत तो बदला लेना ही था, क्योंकि लाखों में यहाँ पे हिंदुओं को मारा गया था। अब हिंदुओं का भी तो हक बनता था कि थोड़ा बहुत वो भी बदला ले। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से हैदराबाद पे इंडिया का कंट्रोल होने के बाद भी हैदराबाद में कुछ छोटे मोटे जेनोसाइड्स हुए थे। हालांकि यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत कोशिश की थी हैदराबाद को शांत रखने की, पर वो पूरी तरह से सफल नहीं हुए थे। और उन्होंने आगे चल के एक कमेटी बनाई थी पंडित सुंदरलाल जी के नेतृत्व में। इस कमेटी को यहाँ पे सुंदरलाल कमेटी कहा जाता है। तो इनके रिपोर्ट को यहाँ पे नेहरू जी ने उस टाइम पे पब्लिश नहीं की थी, वरना इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। बाद में ये 2013 में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, और जिसके अंदाजे से यहाँ पे ऑपरेशन पोलो के बाद जो हिंदुओं ने यहाँ पे बदला लिया, उसमें लगभग 27,000 से लेकर 40,000 तक यहाँ पे मुस्लिम्स मारे गए थे। हालांकि कुछ सोर्सेस यहाँ पे 2 लाख भी कहती है, पर मैं यहाँ पे सुंदरलाल कमेटी के रिपोर्ट को ही आपके सामने रखूंगा। ये रिपोर्ट आप ऑनलाइन जाके भी चेक कर सकते हैं, वो आपको इजीली मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट था। हालांकि ये रिपोर्ट उस टाइम पे तो बाहर आया नहीं, क्योंकि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि इंडिया में इस रिपोर्ट की वजह से आगे चल के कोई खास वायलेंस हो, तो उन्होंने काफी इजीली इस चीज को कंट्रोल कर लिया था। और फिर भी यहाँ पे कुछ मुस्लिम्स को वहां पे मरना पड़ा था, कुछ नहीं एक्चुअली काफी मुस्लिम्स को मरना पड़ा था। और ये होना ही था, क्योंकि जब हिंदुओं ने इतना टॉर्चर सहा था तो हिंदुओं को बदला तो अपना लेना था ना, क्योंकि हिंदुओं पे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। हिंदू मेजॉरिटी में थे, 85% थे, और फिर भी यहाँ पे लाखों हिंदुओं को मार दिया गया, कन्वर्जन्स किए गए, रेप्स किए गए। तो हिंदुओं ने भी यहाँ पे अपना पूरा बदला ले लिया आखिर में। तो जो भी हो, इन सब के बाद यहाँ पे हैदराबाद फाइनली इंडिया में मिल जाता है। हैदराबाद में अभी सभी चीजें बिल्कुल शांत हो चुकी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि एक टाइम पे ये इतना एक अलग सा प्रिंसली स्टेट था, इतने झमेले यहाँ पे हुए थे, इतने दंगे यहाँ पे हुए थे। जो भी हो, अभी सारी चीजें शांत है। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। मुझे ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे किसी और दिन किसी और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड जय श्री राम।